मध्य मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा साहब। और जो आज की सिटिंग में हमारे डिस्कशन पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पार्टी में फड्डा। हुकूमत से लड़ने वाले आपस में लड़ पड़े। नून लीग का यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर मानने से इनकार और सेनेट में अलहदा ऑपोजिशन बेंचेस अलॉट करने का मुतालिबा। बैप से वोट क्यों लिए, ये तनकीद की गई। इसके अलावा पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस पकड़ा दिया और वजाहत तलब कर ली गई। दूसरा एजेंडा जिसमें हम बात करेंगे, पीटीआई हुकूमत नैब को मतलूब अफराद को वजीर आजम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया। इमरान खान की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उसको एक बड़ा धचका लगता है इस बात से। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शौकत तरीन, आरिफ हबीब, मोहम्मद अली टब्बा और सैयद अली रजा जैसी मुतनाज़ शख्सियात को किस तरह से शामिल किया गया, ये वो सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत का पीआईए के न्यूयॉर्क में महंगे तरीन असासे रोज़ेवेल होटल के अटैच न होने का भांडा फूट गया। रोज़ेवेल होटल रेकोडिक केस में अदालती हुक्म के तहत अटैच किया गया। सेक्रेटरी सिविल एविएशन का कमेटी में यह इंकशाफ सामने आया। चेयरमैन पीआईए का एविएशन डिवीजन से रोज़ेवेल होटल के वाजिबात के लिए $35 मिलियन का मुतालिबा। और इसके अलावा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस एजेंडा पे हम बात करने की कोशिश करेंगे, गुज़श्ता 8 वर्षों में मकामी गाड़ियां तैयार करने वाली 3 कंपनी से 355 अरब रुपए टैक्स इकट्ठे किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे, बट बिफोर हम सीरियस डिस्कशन की जानिब जाएं, आमिर मतीन साहब से मैं आगाज़ करूंगी। तो मैं कहूंगी कि मद्दे मुकाबिल को जीटीवी के फोरम से अब हम लेकर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये भी संजीदा मामला है मगर हर टेलीविज़न चैनल के नए चैलेंजेस होते हैं, नई इब्तिदा, नया चैनल, नई होस्ट, वेलकम टू द क्लब। तो हर एक जगह के वो है, मगर हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने व्यूअर्स के कि हम जिस चैनल में भी गए हैं उन्होंने हमें फॉलो किया है और हमने भी कोशिश की है कि उनके उम्मीदों पे पूरा आएँ। 2-3 चीज़ें कोशिश ज़रूर हम करते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में सियासत हमारी बड़ी पोलराइज्ड हो गई है, या लोग लेफ़्ट पे चले गए हैं या राइट पे चले गए हैं। जो इमरान खान के लोग हैं वो उनकी किसी चीज़ के उनके ख़िलाफ़ बात करने की सुनना नहीं है, और इसी तरह ही नून लीग और पीपल्स पार्टी का हाल है, बहुत पोलराइज्ड हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि दरमियान में रहें। दरमियान में ये नहीं कि पोजीशन नहीं लेते, जिसको जो जहाँ पे गलत है उसको गलत कहा जाए और जो जहाँ पे सही है उसकी तारीफ़ की जाए। तो हम ये धड़ेबाजी में एक तो नहीं करते। दूसरा, हम कोशिश करते हैं कि हम ये जो स्टेटमेंट जर्नलिज्म है कि ही सेड, शी सेड, उसने कहा, इससे दूर जाके इश्यूज़ को फॉलो करें। और इश्यूज़ में ये है कि मईशत पे, तवानाई पे, महंगाई पे, और हमें बड़ी खुशी होती है कि अभी काफ़ी सारा मेनस्ट्रीम मीडिया जो है ये तवानाई जैसे इश्यूज़ के आ गया। ये नहीं कहा जाएगा कि जनाब ये बिजली और गैस महंगी हो गई, ये बताने की कोशिश करते हैं ये क्यों महंगी है। और हमें बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट में ये मजबूर होती है कि लोग निकाले भी जाते हैं और उसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन और भी है, और बाकी मीडिया भी इस तरफ आया है। तो कोशिश ज़रूर करते हैं। बाकी अल्टीमेट जज जो हैं व्यूअर्स हैं कि हम कितना कामयाब होते हैं इसमें, नहीं होते हैं, ये व्यूअर्स जज करेंगे। बिल्कुल सही कहा आमिर मतीन साहब। सच को लेकर आगे चलते हैं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं जिसकी ज़रूरत भी है। और रऊफ क्लास्टा साहब से मैं उनके तासुरात लूँगी क्योंकि गुस्से में नज़र आ रहे थे। लेकिन वो आपने सही सवाल किया है कि एक नए उस चैनल पे आना जो हमारे लिए रहते हैं, और हम वो कहते हैं ना, वो रास्ते मैंने और आमिर मतीन साहब ने लिए हैं कि जो वो कहते हैं लेस ट्रैवल्ड। एक बड़ी खूबसूरत इंग्लिश की एक उस पर एक नज़म भी है, कोट भी है कि आपने वो रास्ते लें। 2 रास्ते आपके सामने पड़े होते हैं जिस पे सारे जा रहे होते हैं, आपको रास्ते के निशान भी नज़र आते हैं कि जनाब ये लोग यहाँ से गए हैं। इट मीन्स कि ये रास्ता जो है ना ये ठीक है, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, बेहतर है इसी पे चलते रहो। एक रास्ता होता है जिस पे कोई आपको पाँव के निशान नज़र नहीं आते, बिल्कुल नया रास्ता होता है। तो आप कहते हैं यार कि इधर तो कभी कोई बंदा ही नहीं गया। आप इसके आगे झील आएगी, कोई पहाड़ आएगा, कोई खई आएगी, कोई जिन आएगा, कोई शेर आएगा, चीता, क्या चीज़ आएगी। तो मेरा ये ख्याल है थोड़ा सा व्यूअर्स हमें तो इस पे बेल आउट करेंगे कि हमने वही रास्ता लिया है जो वो था, उसको
आप कह सकते लेस ट्रैवल्ड था कि जिस पे पहले कोई नहीं गया था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली रऊफ लास्टा साहब, हमारे वजीर आजम भी कहते हैं मैं लेस ट्रेवल्ड रस्तों पे जाता हूं। तो अब ये तो अभी हम जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं और जिस पे हम उन पे क्रिटिसिज्म करने लगे हैं, तो ये वही रास्ते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड भी है, लेकिन वो लेस ट्रेवल्ड के तरीके से जाने की कोशिश करें। हर चीज को नया कहते हैं, नए तरीके से होता नहीं। अब आज जो सेनेट के मामला रहे, थोड़ी सी बात करने दें जरा, इस पे हम बात मैंने कंप्लीट नहीं की थी कि उनमें से जी टीवी जो है जहाँ पे हम आए हैं, ये भी उन्हीं ये उसमें रास्तों में से है। हम इससे पहले जिन चैनल्स पे रहे हैं, अगेन हमें वहाँ पे बड़ी अच्छी, उन्होंने तमाम मालकान ने जहाँ भी रहे हमें एक अच्छा माहौल भी दिया, उन्होंने अच्छी एडिटोरियल हमें स्पेस भी दी, हमने भी पूरी कोशिश की। इवन यहाँ पे इसकी जी टीवी हमने ली यहाँ पे जी टीवी की मैनेजमेंट के हम बड़े उनके शुक्रगुजार हैं, नोइंगली कि हमारी किस तरह की रेपुटेशन है, किस तरह की चीज़ें हैं, बड़ी इज़्ज़त के साथ हमें लेकर आए हैं और बड़ा एश्योरेंस के साथ रही है कि आपको यहाँ प्रोफेशनल फ्रीडम जो है दी जाएगी। और हम किसी प्रोफेशनल फ्रीडम को हम यहाँ पे आके वो क्या कहते हैं, यूज़ तो ज़रूर करते हैं लेकिन अब्यूज़ नहीं करते। 15 केसेस हमारे पे हुए थे पेमरा में और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे के सारे जीते ऑन द बेसिस ऑफ आवर आर्गूमेंट्स। अदालतों में केसेस हमने वो जीते। सो ये जो जर्नलिज्म हम करते हैं, लोगों को लगता भी है साहब ज़रा हार्ड हिटिंग है, मुश्किल है, ये उसमें टफ होता है, लेकिन कभी मैनेजमेंट को या अगर जो आज़ादी हमें दी जाती है उसका अब्यूज़ नहीं करते। और इसी वजह से जैसे आमिर ने कहा कि व्यूअर्स जो हैं, हम जिस चैनल पे भी गए हैं, एक हमें वहाँ पे अप्रिसिएशन भी मिली है। और ये मेरा ये ख्याल है कि लेस ये ट्रैवल जो रास्ते होते हैं ना, आपको कोई नए एडवेंचर्स मिलते हैं, नई चीज़ें मिलती हैं, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है, आप बेहतर चीज़ें यहाँ पे ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं। सो अगेन मतलब उसमें मैं नामों में नहीं जाना चाहता, माजी में 2-4 बड़े भी हमें चैनल्स की थी, लेकिन हमने नए चैनल्स को जाके ना उनको ऑप्ट किया। नया चैनल ग्रो कर रहा होता है, अगर जैसे जी टीवी है, मतलब ऑफ कोर्स एक मार्केट में आ रहे हैं बड़े बिग बैंग के साथ। अब जब चैनल ग्रो करता है तो उसके साथ उसके जो लोग हैं, उसकी जो टीम है, उसके जो एंकर्स हैं, होस्ट हैं, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, एनएलई या सारे जितने भी टीम के लोग होते हैं सारे ग्रो करते हैं। सो मुझे और आमिर को ये हमेशा रहती है, नई टीम के साथ जाएँ, नए लोगों के साथ जाएँ, आपको ग्रोथ भी मिलती है और आपको अगेन कंपैरेटिवली आपको बेहतर टर्म्स भी मिलती है, मेरा ख्याल है। अब आमिर साहब से ओके जी, अब इजाजत से, आपकी इजाजत के साथ। अच्छा आमिर मतीन साहब, फियरलेस अप्रोच है आप दोनों की। पहले तो जो है ना, लेट्स बी फ्रैंक, हम आपको राबिया कह रहे हैं, आप आमिर मतीन कहिए। ठीक है। अच्छा आमिर मतीन, जिस तरह से फियरलेस अप्रोच की बात की रऊफ लास्टा ने, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने कभी भी सच बोलते हुए ना झिझके हैं और ना कभी ये देखा है कि पुराना रास्ता है या नया रास्ता है, हमेशा कोशिश की है कि नए रास्ते से जाएं, नई अप्रोच के साथ जाएं। ये जो नई अप्रोच हमें सेनेट में आज नजर आई, इज इट मेकिंग एनी लिंक, कोई आपस में इसका लिंक बन रहा है? पहले तो आपने आगे कहा कि प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना, वो भी लेस ट्रेवल्ड रास्तों पे जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा था कि एक तो हमारा कंपैरिजन ना करें, प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़े आदमी हैं, मगर ये है कि उनसे गिला ये रहता है कि वो कहते यही थे कि वो लेस ट्रेवल्ड रोड पे चले जाएं, मगर बहुत सारी चीज़ों में वो पुराने रास्तों पे ही चले गए हैं, क्योंकि पुरानी टीम है, पुराने ही लोग हैं उनके इर्द गिर्द, उनको वो हिलने नहीं देते। अब आपने सेनेट का बड़ा सही कहा। आज ये जनरली जो मैं देख रहा था टेलीविज़न चैनल्स पे, ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं जनरली गवर्नमेंट के पीटीआई, कुछ हद तक तो मनानी भी चाहिए कि जी पीडीएम जो है डिवाइड हो गई है। और मैं कैसा भी, मेरा तो शुरू से था कि ये पार्टी नहीं चलने वाली, ये कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि इनके मुतज़ाद मफादात थे, स्टेक्स डिफरेंट थे, कोई गवर्नमेंट में है, कोई अपोजिशन में है, कोई बिल्कुल बाहर है, तो वो इसलिए ये चलना नहीं था, ये होना था। मगर आज जिस लेवल तक चले गए हैं, उससे फिर ये आ जाता है कि बिलावल साहब या मरियम बीबी, फिर ये लावालीपन या कम उम्री जो होती है या गैर तजर्बाकारी, उसके ये असरात होते हैं कि जो वॉर ऑफ वर्ड चल रही है, कि वो कह रहे हैं, हसन इकबाल साहब बिलावल के मतलब कह रहे हैं कि जनाब ये बच्चा है, इसकी जितनी उम्र है मेरा उतना तजर्बा है, उनकी तरफ से उस तरह की बातें आ रही हैं। तो वो थोड़ा सा सैड है, अपोजिशन तगड़ी होनी मुल्क के लिए, सियासत के लिए अच्छी चीज़ होती है, तो वो इट्स सैड सिचुएशन। मगर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इतना खुश नहीं होना चाहिए, 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि ये मेरा ख्याल है इनएविडेंट था, ये इनएविटेबली होना था, वो इसलिए कि ये दोनों पार्टीज जो थी ना, नून लीग इस चक्कर में थी कि इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कौन दूसरे को पहले कैश कर लेता है। देखना ये था कि आया ये इनको यूज़ करके नून लीग ये चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी ये पूरा माहौल बना के, चाहे वो अपनी वापस ले लें, मुकदमात ले लें, गिरफ्तारियाँ कम करवा लें, आज़ादियाँ ले लें, कुछ वो ये माजी भी ऐसे रहा और ये होना था। और पीपल्स पार्टी ने शायद उनसे पहले जो है ना
ये उनको यूज़ करके ना डील ले रही। अभी ये देखना है पीपल्स पार्टी ने कि पीपल्स पार्टी ने क्विड प्रो क्या है। क्या आप देखें ना, एक जो मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई जो खुश हो रही है, एक परेशानी का पहलू ये है कि पीपल्स पार्टी जो है बाप के वोट से, आपने बैप कहा इंग्लिश में बीएपी बैप लगता है, वो नॉर्मली हम बाप ही कर गया क्योंकि बाप का बाप अब मुहावरा भी बन गया। तो बाप का बाप जो है ना पीपल्स पार्टी के करीब आया है। तो अभी ये देखना है कि ये कुर्बत कहाँ तक आगे जाती है, पहली बात। दूसरी मैं समझता हूँ कि बहुत आज अननोटिस चली गई और पीटीआई के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात यह है कि सेनेट में आज एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। ये मेरा ख्याल इसके टिकर्स चलेंगे, लोगों ने इस पर गौर नहीं किया कि गवर्नमेंट के एंटी गवर्नमेंट बहुत ही सख्त अल्फाज हैं कि जी अपोजिशन ने ये JUI के उन्होंने मुर्जा साहब ने जो है सेनेटर मुर्जा साहब ने ये पेश किया और उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नमेंट कोविड में बिल्कुल फेल हो गई है, ये नालायक हैं, ये बहुत सख्त अल्फाज हैं उसके, और गवर्नमेंट ने उसको रोक नहीं सकी, आखिर में वोटिंग करवानी पड़ी और उनको 31 मिले वोट और उनको 43 मिले। अपोजिशन को PDM को कह लें, अपोजिशन के वोट जो थे, आज गवर्नमेंट को डिफीट हुई है पार्लियामेंट के अंदर। जब किसी रेजोल्यूशन में, और बहुत ही बड़ा रेजोल्यूशन, सख्त रेजोल्यूशन और कोरोना पे रेजोल्यूशन है और ये इशू नहीं बना, आज गवर्नमेंट को डिफीट हुई है और वोटों का जो मार्जिन है वो बड़ा ज्यादा है 31 और 43 का, और वो नहीं रोक सके। अपोजिशन के 43 और हुकूमत के 43 थे और इनके 30 और 12 लोगों के मार्जिन से आज अपोजिशन ने अपना रेजोल्यूशन पास करवाया है सेनेट से, जिसमें ये कहा गया हुआ है कि जनाब ये नालायक हैं, इन्होंने महंगी रखी हुई है, इनसे कोविड कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत सख्त अल्फाज है उस रेजोल्यूशन के, और वो पास हुआ है। और गवर्नमेंट में मतलब बजट के बाद ये इस तरह का रेजोल्यूशन गवर्नमेंट के वो हो गए। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि रेजोल्यूशन की बेइज्जती है कि गवर्नमेंट के खिलाफ ये पास हो गया है, ये आने वाले दिनों की निशानदेही कर रहा है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है और आइंदा कोई भी बिल, ये रेजोल्यूशन वो कुछ भी लेके आ जाएं, कल को वो लेके आ जाएं, लेट्स से कि जी इमरान खान के मतलब सख्त अल्फाज आ जाएं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, मैं अल्फाज नहीं को मुंह में डालना चाहता, तो वो पास करा लेंगे, उनके पास नंबर्स हैं। और गवर्नमेंट को अगर पास कराना होगी अपनी लेजिस्लेशन और इन रेजोल्यूशंस को अगर रोकना पड़ेगा तो इनको अपने बंदे इकट्ठे करने पड़ेंगे, इनको एलाइज को नहीं सिर्फ रखना पड़ेगा, उनके साथ पीपल्स पार्टी की इनको ज़रूरत पड़ गई है। सो आज जो सेनेट का पहला दिन था, नई सेनेट के बनने के बाद पहले दिन के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका है और वो ये आने वाले दिनों की निशानदेही करता है कि इनका अगले 3 साल भी सेनेट के गवर्नमेंट के बड़े मुश्किल गुजरेंगे। इनके लिए कानून साजी तो दूर की बात है, ये रेजोल्यूशन ही रोके जाएंगे क्लास साहब। अच्छा, और अगर मैं ऐड कर सकूं यहाँ पे आमिर मतीन साहब कि सिर्फ ये बात नहीं है कि आगे आने वाले दिन जी जी मैं उन्हीं की तरफ जाऊंगी कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि इस वक्त हुकूमत को टफ टाइम मिला आज के इजलास में, बात ये भी है कि हुकूमत क्या बिटवीन द लाइंस रीड कर पा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये इख्तलाफ हम देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की एक क्लोजनेस नजर आ रही है, जिस तरह से बाप ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया और जो एक सपोर्ट पीपल्स पार्टी को मिलने जा रहा है आने वाले दिनों में, हुकूमत के लिए, हुकूमत खुशियां मना रही है कि जी PDM टूट गई, क्या ये वाकई खुशी मनाने का मौका है? कोई भी जमहूरियत हो दुनिया भर में, आमिर ने सही कहा, इमरान खान साहब और अगर उनके हामी खुश हो रहे हैं ना, पोजीशन ख़त्म हो रही है या पोजीशन लड़ रही है, वीक हो रही है, तो मेरा ख्याल पोजीशन का तो अपना नुकसान होगा, हुकूमत का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जमहूरियत में और इसमें अमरीत में क्या डिफरेंस होता है कि अमरीत पे कोई चेक नहीं होता, बैलेंस नहीं होता और वो बहुत बड़े ब्लंडर्स मारते हैं, मुल्क आगे जाने की बजाय वो पीछे जाते हैं। आपको जमहूरियत में ये फ़ायदा होता है कि आपके यहाँ पे आपके पॉलिटिकल एनिमीज़ बैठे हुए हैं जो आप पे चेक रखते हैं, आपको गलतियाँ नहीं करने जाते और आप जो है उनसे सीखते हैं। इमरान खान साहब अगर ये समझ रहे हैं और पूरे के पूरे ये आपस में इनका तमाशा देख रहे हैं और हम साइड पे बैठे हैं, इससे इनके गलतियां करने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे और प्लस इनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी वीक हो जाएगी। चेक एंड बैलेंसेस बड़े ज़रूरी होते हैं, एक चीज़। दूसरी जो चीज़ मुझे उस पर आ रही है, पहले हम अपने प्रोग्रामों में कहते रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, इनके बारे में एक बड़ा एक जुमला है जो इनके बड़े करीबी एक दोस्त है उन्होंने कहा था, मैं उनको रिपीट करता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि जरदारी साहब वहद पाकिस्तानी सियासतदान, इवन ये काम अगर आप देख लें अमेरिकन भी नहीं कर सकते
ये कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उसको आके सिचुएशन को कैश भी करा लेते हैं। उन्होंने अमेरिकन का कहा कि अमेरिकन जाते हैं दुनिया भर में बम शम मारते हैं, तोपें शोपें चलाते हैं, सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आके उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। अफगानिस्तान, इराक और बहुत सारे मसले हमने देखे फंसे हुए जहाँ पे। ये जरदारी साहब का ये जो शार्ट जो मारते हैं ना, जैसे वो गिलानी साहब को लेकर आए, उन्होंने सेनेटर बनवा लिया, उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए जो भी, अब हमें समझ आना लग गई है कि ये अंडरस्टैंडिंग थी, वो उन्होंने बनवाना नहीं था गिलानी साहब को, उन्होंने सेनेटर जो उन्होंने चेयरमैन उन्होंने नहीं बनवाना था, बड़ा किराया उनका लग रहा है। और बिलावल ने जिस तरह की बात की, अब उसमें आमिर ने कहा कि क्या फ़ायदे लिए, फ़ायदे बड़े ऑब्वियस हैं। 40 बिलियन रुपीज़ फेक अकाउंट जो था, करेंसी अकाउंट वाला आया था, फेक अकाउंट्स आए थे, इनमें चुप हो गई है। इनके यारों दोस्तों की जमानतें वगैरह अब आप देखेंगे होना शुरू हो जाएंगी। वो जो आगे जरदारी साहब एक सिंध में केस शिफ्ट हो रहे हैं, वो सिंध में केस शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी यही थी कि सिंध में बंदे भेज दें, ये केसेस भेज दें, बाकी हम वहाँ पे हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे एक बचकाना किस्म की एक मुझे सियासत नज़र आ रही है। उसमें बिलावल से बड़ी हमें उम्मीदें थीं, अब तो नहीं रहेगी खैर से, कि बच्चों की तरह जैसे स्कूल में बच्चे नहीं करते एक दूसरे को टांट करते हैं। ये देखें जिन्होंने गिलानी को, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट से नायल करवाया था, मैडम इसकी नाक बह रही है, नाक बह रही है, तो जिसको हमने वहाँ से वो करवाया था, आके डिस्क्वालीफाई करवाया था, उन्हीं के वोटों से हमने उनको जनाब सेनेटर बनवा दिया है। मतलब हम चालाक हैं, हम क्रुक हैं, हम मकार हैं, हम यहाँ पे अयारी कर सकते हैं और लोगों को धोखा दे सकते हैं। आप एक नौजवान बंदे हैं, नौजवान बच्चे हैं, आप में थोड़ा सा आइडियलिज्म होना चाहिए, थोड़ा सा आप रोमांस होना चाहिए सियासत के वाला, थोड़ी सी डिग्निटी, थोड़े से कुछ SOPs कुछ। अच्छा, अगर आपने किया भी है, मान लिया जी आप बहुत तेज़ हैं, बहुत चालाक हैं, माशाल्लाह अल्लाह मियाँ के बाद आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं, मान लिया जी आप बड़े चालाक हैं, तो मुझे ये बताएं आपको बात बताने की, आगे सामने आने की क्या ज़रूरत है? आप हमारे बच्चों को, हमारी सोसाइटी को, लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई साहब कि पॉलिटिक्स में आपने आना है, क्रुक होना ज़रूरी है, आपका चलाक होना ज़रूरी है, लोगों को छुरियाँ, चाकू, दाएं बाएं, तलवारें शलवारें चलू के जो हाथ में लगना है ना, आपने कोई डिग्निटी, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई बात को नहीं करना का होना ज़रूरी। माजरत के साथ रऊफ क्लासा साहब आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और डेफिनेटली हम इस बारे में भी बात करेंगे कि एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जी हम दोबारा चाहते हैं कि मिल बैठ के और मामलात को आगे बढ़ाएं, और अगले दिन सख्त बात करते हैं और फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से, एहसन इकबाल की जानिब से, और एक क्लियर डिवाइड नजर आता है PDM में। लेकिन इस PDM के डिवाइड का फायदा किसको होगा, किसको नहीं होगा, इसके ऊपर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मध्य मुकाबिल में एक बार फिर खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा, और अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो कि वज़ीर आज़म ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है। 25 मेंबर्स हैं इसके, और एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के खिलाफ, और दूसरी जानिब जो लोग इस एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किए जाते हैं वो नैब को मतलूब अफराद हैं, नैब ज़दा अफराद हैं। कौन कौन से लोग हैं और क्या इसके ऊपर क्लास्ट्रा साहब का टेक है? रऊफ क्लास्ट्रा, किस तरह से देख रहे हैं इस एडवाइजरी काउंसिल को? और वज़ीर आज़म इमरान खान इसको खुद हेड करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर की बजाय। तो एक तो जिस घर के अफराद 25 हो जाए ना, वहाँ पे खैर मैं अब क्या कहूँ, उस पर कोई खैर की तो चलो रख लेते हैं। अब अंदाज़ा करें 25 लोग बैठे हैं और उनमें से एक बढ़कर कहते हैं जनाब कि मैं सरदार हूँ कबीले का। अब मेरी ये बात सुनी जाए, जो मैं कहूँगा वो फाइनल वर्ड है। नाम पढ़े ना सारे लोगों के, बड़े बड़े अरबपति, बिग बिजनेसमैन, और बड़े आदमी की माशाल्लाह ईगो भी उतनी बड़ी होती है, गर्दन में सरिया भी होता है। आपने कोई बात कह दी है, नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, तो इसके बाद आप तो फौरी तौर पर नाराज हो के अगेन वो कहते हैं चाय भी छोड़ कर चले जाएंगे। हु इज हु तो इन्होंने डाल दिया। 25 की बहुत बड़ी कैबिनेट बन जाती, कैबिनेट भी मानो बहुत बड़ी है। 60 आपने कैबिनेट, 12 प्राइवेट सेक्टर से हैं, बाकी तो एक्स ऑफिशियो हैं। मैं वही कह रहा हूँ सर आमिर भाई, मतलब 12 जो लोग आ रहे हैं, एक अच्छी कैबिनेट जो है, जो उसको किचन कैबिनेट जिसको यूजली तो वही चलते, 60 आपने कैबिनेट बनाए उसमें बिठाए हुए हैं, बाकी आपने नई कमेटी बना ली है। अब ये बैठ के इकोनॉमिक फैसले देखेंगे, ये फिर कैबिनेट में जाएंगे, फिर ECC में जाएंगे, फिर बैठ के पूरा मुल्क जो है इनकी पॉलिसीज़ को चलाएगा। अब अगेन चलें, ये भी ठीक है। ये वो तजर्बा है जो इमरान खान साहब ने, अगर आपको याद हो, 2.5 साल पहले आते ही ये काम शुरू किया था। उन्होंने कमेटीज़ उस वक्त भी बनाई थी, उस वक्त में आतिफ साहब का नाम आया था, जिसके बाद इनको नाम जो है वहाँ से हटाना पड़ गया था। उनकी तारीफ़ें भी करते थे, बाद में कुछ उन पर एतराज़ात उस पर आए तो ये स्टैंड ही नहीं कर सके थे, ये छोड़ गए थे उनको चीज़ों को। अब सवाल ये, चलें आपने कमेटी बना दी, इमरान खान साहब भी आ गए, क्योंकि असल मामला शौकत तरीन साहब का है कि शौकत तरीन साहब को आपने कैसे एडजस्ट करना है यहाँ पे सारे का सारा। और तरीन साहब बिल्कुल इस वक्त उसमें बैठे हुए हैं कि सारी हुकूमत जो है या दीगर पावरफुल लोग जो उनकी मिन्नत तरले कर रहे हैं कि आप आएँ और वजारा संभालें और मुल्क चलाएँ, या आप इस पे चलाएँ, ये वजारत ख़जाना चलाएँ सारी।
अच्छा, उन पर दीगर इतराज़ात आ रहे हैं कि भाई साहब उनसे तो बैंक नहीं चला अपना, वो पिछले 10-12 साल से बड़े संगीन किस्म के बैंक के अंदर उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और साथ में वो समधी हैं ओमनी ग्रुप के आसुद दारी साहब, जिसमें अनवर मजीद के समधी जो अनवर मजीद के समधी हैं 40 बिलियन रुपीस वाला। अच्छा, इसमें एक नाम बड़ा मजे का है। अब पाकिस्तानी कौम हम गजनी है ना माशाल्लाह, अभी मैं 5-6 नाम आपको गिनवाऊंगा, फिर पूरी कौम नाराज हो जाएगी कि यार उसके बाद मुल्क को कैसे चलें, आप लोग चाहते क्या हैं। आप सुने ज़रा, इसमें सुल्तान लखाना मेरा ख्याल है वो है, सुल्तान अली उनका ये नाम जो है मेरा ख्याल, ये उसके हबीब बैंक के ये वो हैं, ये उसके ये चीफ हैं, उनके चेयरमैन हैं इनके, ये जो इसका आपका हबीब बैंक, नहीं सर आरिफ हबीब की नहीं बात कर रहा मैं, सुल्तान अली उनकी बात कर रहा हूँ सर। लखाना नाम है पूरा इनका मेरा ख्याल, अलाना, सॉरी सुल्तान अलाना, अगेन थैंक यू फॉर करेक्शन, सुल्तान अली जो अलाना साहब। अब इनकी हिस्ट्री सुने, ये वो मसरूफ हैं उस बैंक की तरफ से आ रहे हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी चलाएंगे, कि इनके बैंक को, हबीब बैंक को वहाँ पे आपके न्यूयॉर्क में आपको याद आ जाएगा, अमेरिकन ने इनको मनी लॉन्ड्रिंग और सस्पिशियस किस्म की इस पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे उन्होंने $250 मिलियन का जुर्माना किया था और इनके तमाम ऑपरेशन बंद कर दिए गए थे। हमारी जो बदनामी हुई थी कि पाकिस्तान के जो बिग बिजनेसमैन आते हैं या बैंक्स आते हैं, दीगर आते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग या सस्पिशियस किस्म की इरेगुलरिटीज़ में शामिल हैं, इनका बैंक बंद हो गया। किसी एक ने भी बुलाकर इनसे नहीं पूछा पाकिस्तान में किसी भी रेगुलेटर ने कि अलाना साहब ज़रा ये समझाएं, आप माशाल्लाह आप ये बहर गए थे, और ना स्टेट बैंक ने इनको पूछा, ना इनको पेनल्टीज इनको आगे डाली गई। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम करवाया, आपने हमारा नाम बदनाम कराया, हमारे झंडे का नाम बदनाम कराया, आपने हबीब बैंक का नाम बदनाम करवाया, स्टेट बैंक का हुआ। आप हमें समझाएं कि आपने कौन से ऐसे काम किए थे न्यूयॉर्क में जिसके बाद आप पे कोई अगेन जो मैं कह रहा $250 मिलियन का जुर्माना है, उनको किसी ने छेड़ा ही नहीं है। अब वही जो अलाना साहब हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं, जनाब आरिफ हबीब साहब, कोई ऐसी ईंट उठाएं नीचे से आरिफ हबीब साहब का नाम ना निकलता, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा बंदा, कोई बड़ा बिल्डर्स, कोई बहुत बड़ा एक यहाँ पे हु इज़ हु इस मुल्क में जो है कि जिनके साथ इनके मामलात जो है ना उनकी खबरें ना हों, नैब इंक्वायरीज ना हों या दीगर चीज़ें ना हों। इसके बाद सलीम रज़ा साहब, मैं खुद गवाह हूँ सारी इन चीज़ों का कि ये जब यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इनको 3 दफ़ा या 2 दफ़ा इनको एक्सटेंशन दी कि सबसे ज़्यादा लोन राइट ऑफ जो हुए ना नेशनल बैंक के, वो सलीम रज़ा साहब के दौर में होते रहे हैं। और उस वक्त गिलानी साहब से मतलूब हैं, इन पे नाम हैं इनके आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ। शौकत तरीन साहब, इनके सुनते हैं ज़रा। अब ये इकनॉमिक कमेटी बनाई है जनाब, जो आप जो कौम को बेची गई है। अब तरीन साहब यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त ये आया था, आपको याद होगा रेंटल स्कैंडल जो आया था, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौम को भूल गया होगा। 180 बिलियन रुपीस की एडवांस मोबिलाइजेशन पेमेंट की गई थी उनको, ये जो रेंटल प्रोजेक्ट शुरू किए होते एज फाइनेंस मिनिस्टर, ही शुड हैव स्टॉप देम कि भाई साहब उसके बाद जो स्कैंडल की चीज़ें आई, ये कारकरे जो है, ये लोग भूल गए होंगे, ये कारकरे के साथ जो $1.2 बिलियन की जो आपको पेनल्टी पड़ी थी, ठुकी थी, वो तो बाद में कुछ हमारे ये अल्लाह भला करे कि उसमें थे हमारे कुछ अफसरान थे जिन्होंने जाके इसको इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद वो सारी सेटलमेंट हुई। ये कारकर यहीं से निकला था, ये थे शौकत तरीन साहब के दौर में निकला था। इन्होंने क्या काम किया सर, इनको कैबिनेट ने अप्रूव किया, राजा उस वक्त आपको याद होगा परवेज अशरफ साहब ये मिनिस्टर थे, इन्होंने जब कैबिनेट से अप्रूवल ले साहब जरदारी साहब ने कंपनी पीछे बैठे, इकबाल जट अहमद जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी शिकरे जो हैं वो मौजूद थे कि जनाब हम बैठेंगे माल बनाएंगे, सारा माल पानी का प्रोग्राम था जो बाद में अगेन सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें भी निकली। इन्होंने जनाब कहा कि 7% हम वो करेंगे, आपको एडवांस देंगे, जो रेंटल ये प्रोजेक्ट्स लगेंगे ना, यहाँ पे किराए के बिजली घर लगेंगे तो 7% देंगे ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट अमाउंट। इन्होंने जनाब क्या कहा कि 7% में से हम क्या खाएंगे, वो कहते हैं गंजी क्या नहाएगी नचोड़े के वाला हिसाब है कि हमारी चूंच कितनी गीली होगी, 7% में क्या बनेगा। पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, इतने बड़े बड़े पेट, इतने बड़े बड़े इनके हाथ में, और इन्होंने कहा भाई साहब ये 7% तो हमारा बनने ही कुछ नहीं है। इन्होंने बैठ के 7 को 14% कर दिया था आमिर साहब, इन्होंने 14% एडवांसेस दिए। और बाज़ लोग ऐसे भी शामिल थे, ये क्रिमिनल जो काम किया गया कि एक जगह उन्होंने और उसमें सिंध में किया गया, उन्होंने सिंध में एक जगह उन्होंने कारखाना लगाया बिजली घर, और उसकी मशीनरी के नाम पे उन्होंने आगे 14% एडवांस ले लिया। चलें जी ले लिया, उन्होंने क्या किया, जो ही एडवांस उनको मिल गया वो लेने के बाद उन्होंने दोबारा मशीनरी उखाड़ी और जाके किसी और शहर में लगा दी, उसका 14% फिर ले लिया आमिर साहब। इन्होंने इस तरीके का आके माल बनाया। और जो कारकरे में अभी ये शायद रफ़ी साहब, इन्होंने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट लिख के दिया और नैब के साथ प्ली बार्गेन की, इन्होंने 3 करोड़ रुपया वापस किया कि मैंने रिश्वत ली थी जनाब इसमें ये आपके रेंटल प्रोजेक्ट में, जो कि 3 करोड़ जो है शायद रफ़ी साहब के लिए, मेरा उनकी चूंच भी गीली नहीं होगी, ये फ्रॉड किया गया था सारा। उन्होंने बहुत बड़ा इसमें पैसा बनाया, माल बनाया। मुझे एक बात समझाएं, जिन लोगों का और भी नाम है उसमें मैं आपको बता सकता हूँ, जिन लोगों के ये क्रेडेंशियल्स हैं
जो मुल्क की इकानमी को मतलब लूटने में शामिल रहे हैं। बैंक यहाँ पे ये इमरान खान साहब का सबसे बड़ा नारा होता था, बैंक को ये लूटे हैं जिन्होंने, उनको हम वापस लेंगे। ये सलीम रजा साहब से पूछे हैं जनाब, आपके दौर में जब नेशनल बैंक के थे कितने बैंक आपने बैठकर सरकारी बैंकों के कर्जे माफ़ किए, किन कीमतों पे किए? क्योंकि आपको गिलानी साहब उस वक्त आपको एक्सटेंशन दे रहे थे, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस के आप उनको माफ़ करते रहे। इनसे तरीन साहब से पूछें, आपने कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर आपने साइमन से 14% एडवांस कैसे कर दिए थे? आपने क्यों नहीं अपोज किया था? पैसे तो आप रिलीज कर रहे थे। बहरहाल जनाब, ये इमरान खान साहब ने बाकी भी तजर्बे करके देखे हुए हैं, अल्टीमेटली ये भी करके देख लें। और महज ये नहीं है, ये इतने सारे लोग बैठेंगे, 3 तो इसके अंदर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, सलमान शाह साहब हैं, डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, इसके अलावा शौकत तरीन हैं, और इसके अलावा जो इतने ज़्यादा नाम हैं, निकलेगा क्या इस कमेटी से आमिर? कमेटियाँ वैसे तो मशावरत बड़ी अच्छी चीज़ है, मशावरत बिल्कुल होनी चाहिए। मैं 2 चीज़ें, एक तो इसके अंदर कुछ नाम जो है, जिस तरह का साहब ने कहा कि उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, नैब के केसेस भी हैं, अच्छे नाम भी हैं, आबिद सुलैरी फॉर एग्जांपल एकेडमिक है, अच्छी बात करते हैं, मैं काफ़ी सारे नामों पे। दूसरा, ये इस गवर्नमेंट का वतीरा शुरू से इमरान खान को जो लीड कैप्चर हुआ हुआ है, घेरने का तरीका यही रहा हुआ है कि ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाबूज जो हैं, ये इस तरह के एक जत्थे से मिलाते हैं, और वही जत्था जो एक्यूज्ड होता है, जिस तरह के आईपीपीज में सीधा सीधा जिन लोगों पे मेन इल्ज़ाम हैं कि जनाब इन्होंने चोरी की है, इनका जो ऑडिट नहीं फॉरेंसिक होने देते, इन्होंने तेल भी क्या है, डीलें भी कैपेसिटी चार्जेस में बड़ी वो मशकूक किस्म की डील्स की हुई हैं, वही प्राइम मिनिस्टर को बुला लिए जाते हैं मशवरे के लिए, जी आईपीपीज को एनर्जी का कैसे मसला हल होगा। नदीम बाबर जैसे बंदे इंडक्ट किए जाते हैं और एनर्जी में बड़ा अरसा हो गया शेयर नहीं सुना। तार के लड़ने वाली बात है कि सारे आधे से ज्यादा तार के लड़ने हैं बीच में बिठाए हुए, वही पुराने वाले। तो लोग कहते हैं बहुत ज्यादा ये शेयर पढ़ते हैं आप, मगर ये हस्बे हाल बहुत ज्यादा है। तो ये एनर्जी में भी यही होता है, यही लोग फिर उठ के जो है ना वो ISPR उधर चले जाते हैं, वहाँ फिर जो है वहाँ भी मुलाकातें बिजनेसमैन होती हैं कि जी वहाँ जाके मसले बताते हैं। ये काफ़ी सारे पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, इनकी वजह से मसले हैं। एनर्जी के अंदर भी इस तरह हमने देखा, इसी तरह ही हमने कॉटन के अंदर देखा, इसी तरह ही हमने प्रॉपर्टी की मीटिंगों में देखा। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टियां हैं, हाउसिंग सोसाइटी हैं, उन्हीं को आप अब रुदा पे हम बात तफसीलन करेंगे रावी का जो अर्बन प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वो टीवी के ऊपर टेलीथॉन के अंदर टेलीथॉन पे बड़ी उसकी तफसील बात की कि हम जी सबसे ज़्यादा 1200 रुपए की जो है ना वो वेल्थ क्रिएशन होगी, उनको इस तरह की जो है ना टर्मिनोलॉजी की ट्रक के पीछे बत्ती के पीछे लगा देते हैं। मगर वही लोग जो उसके बेनिफिशरी हैं और जो उसके अंदर पॉलिसी मशवरा भी वही दे रहे हैं और प्रोजेक्ट्स भी उनके मिल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर को जो मशवरा करना चाहिए वो नहीं नुमाइंदगी अगर हो रही तो वो पब्लिक की नहीं हो रही, अवाम की भी नहीं हो रही। पार्लियामेंट में भी ये पावर लॉबीज बैठी हैं, कैबिनेट में भी ये पावर लॉबीज बैठी हैं, और फिर इस तरह की कमेटियां बन जाती हैं जिसके ज़रिए से प्राइम मिनिस्टर को जो है ना पहला मशवरा, दूसरा मशवरा, तीसरा मशवरा, तीनों ही गलत मशवरे जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को जो ज़रूरत है, बिल्कुल मशवरा साजी की ज़रूरत है। एक ये है कि पब्लिक उसको करें, डिबेट करें, ओपन करें, कि सवाल लें, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, पार्लियामेंट में डिस्कशन करें। मीडिया के लोग वो पहले बुलाते थे, उन्होंने सख्त बातें करनी शुरू कर दी ना। यही नदीम बाबर साहब एक तरफ बैठे होते थे, एक तरफ उमर यूब साहब बैठे होते थे, तो वो जो हम जाके जब बात करते थे तो वो हमें कहते थे जी गैंग ऑफ 4 है जी, ये आपस में गैंग अप कर जाते हैं। और साल 2 साल बाद पता चलता है कि उन्हीं नदीम बाबर साहब को अब छुट्टी हो गई है, तो वो फिर कम से कम ये तो क्रेडिट दे ना कि जो उनके मतलब जो लोग कह रहे थे वो सारी बातें सच्ची हुई हैं। करने में मशवरा कोई बुरा नहीं है, मगर जिस तरीके से और जिन लोगों से किया जाता है तो माजी देख के हमें शक रहता है कि ये फिर वही पुराने तरीका वारदात से उनको घेरने की कोशिश है। अगर आपने ब्रेक पे जाना मेरा ख्याल है, नहीं तो मैं नदीम बाबर पे वाले जो एपिसोड हुई है ना, जिस तरह वो या सामरी जादूगर की तरह आंखों में से वो कहते सिलाई डाल के ना, उसने उसके सुरमे की सिलाई डाल के लोगों को फिर उसने एक आगे कबूतर निकाल दिया ना हैट में से। मैं तो नदीम बाबर पे बात करना चाहता हूँ। चले आप मेरा ख्याल आपने ब्रेक पे जाना है। हाँ जी, ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापस आके इधर से ही कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी रऊफ क्लास्ट्रा से नदीम बाबर के बारे में। मैं चाहूंगी कि वो कंटिन्यू करें ताकि हम जल्दी से मूव ऑन करें नेक्स्ट। एक मैं थोड़ा सा इसको जरा क्लैरिफाई कर दूं, बल्कि करेक्शन कर दूं, दोनों भाइयों के नाम ऐसे वो मिलते जुलते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा आगे पीछे हो जाता है। ये सलीम रज़ा साहब हैं, ये स्टेट बैंक के गवर्नर थे। मैं उनकी अली रज़ा साहब की बात करना चाह रहा था, जो नेशनल बैंक के वो रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट रहे हैं। सो जो मैंने बातें की हैं वो नेशनल बैंक के हवाले से हैं, अली रज़ा साहब से। सलीम रज़ा साहब जो हैं ये स्टेट बैंक के उसमें गवर्नर थे। वो अलहदा इनके दौर में बांग्लादेश की वो कुछ आई थी चीज़ें आई थी, वो अलहदा आपके साथ मैं उसको फिर स्टोरी लेके आएंगे कि बांग्लादेश में भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था नेशनल बैंक के साथ 28-30 बिलियन रुपीज़ का। हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने भी वहाँ पे चूना लगा लिया था। मैं इन नेशनल बैंक के लोगों के साथ मिलकर, जैसे अभी बैंक वालों ने वहाँ पे किया ना न्यूयॉर्क में, ऐसे उन्होंने कहा अब ये हमारे ऊपर आपने हुक्मरानी की है ना, चले यहाँ मिलकर चूना लगा दो। उस पर पाकिस्तानियों ने और बांग्लादेशियों ने एक आया था, बहुत बड़ा फ्रॉड था, 28 बिलियन रुपीज़ का इन्होंने बांग्लादेशी लोगों के नामों पे इन्होंने इजरा किया था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल थे। बाद में किसी ना कोलेटरल थे, ना गारंटीज थी, ना कागज़ थे, वो अलहदा थे। बड़ा क्लैरिफिकेशन ये देनी थी कि ये जो है ये सलीम रज़ा साहब जो हैं ये जो अब उसमें शामिल हैं, ये मसूफ उस वक्त स्टेट बैंक के वो थे, गवर्नर थे। अली रज़ा साहब हैं जिनके बारे में नेशनल बैंक के कह रहा था लोन राइट ऑफ हुए, जिनके दौर में केसेस हुए करप्शन की। सो इस पर मादरत ज़रा उनसे सलीम रज़ा साहब जो हैं एक उस पर करप्शन, एक उस पर करेक्शन देनी थी। अब आते हैं नदीम रज़ा साहब पे। वैसे इस कौम को नदीम बाबर, ये सॉरी इस नदीम बाबर साहब पे जी। ये कौम कितनी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है वैसे, और कितने बड़े बड़े वारदाती और उस्ताद बैठे हुए हैं। मसलन इन्हीं नदीम बाबर साहब पे पिछले साल या दर्जनों क्या सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं, टीवी चैनल्स ने किए, आमिर साहब ने कई स्टोरीज की, और हमारे दोस्तों ने निकाल के एक एक चीज़ को खंगाल के किया। अरशद शरीफ ने किया, हमने किया, प्रोग्राम किए कि इन्हीं की वजह से ऑयल क्राइसिस हुआ। और जो बताया गया 25 बिलियन प्लस के करीब का पाकिस्तानी लोगों की जेबों से इन्होंने पैसा निकलवा लिया। क्यों कि जिस वक्त ऑयल दुनिया भर में सस्ता था, 25-30 ये बैरल पर उस पर डॉलर पे आया हुआ था, उस वक्त इन्होंने यहाँ पे और LNG भी उस वक्त ये लेने की बजाय इंडिया ने बहुत सारी बड़ी तादाद में लिए उन्होंने, और बहुत सारा अपनी उन्होंने इकॉनमी जो गिर रही थी उसको अब सहारा दे रहे हैं। जब दुनिया भर में सस्ता तेल और LNG मिल रहा था, उसी वक्त नदीम बाबर ने और सेक्रेटरी जो असद हयाउद्दीन साहब हैं, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने फौरी तौर पर जनाब उस पर इंपोर्ट पे बैन कर दिया, जिससे से सारा क्राइसिस हुआ। भाई जब आपको तेल सस्ता मिल रहा है, आप वहाँ से तेल आने दें, लेने दें। इन्होंने लोकल रिफाइनरीज के साथ मिलकर इन्होंने प्राइसेस बढ़वा ली, और जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था पहले का खरीदा हुआ, इन्होंने कहा अब यही बेचो, बल्कि ज़्यादा महंगा करके बेचो। ये बाकायदा इसका नोटिफिकेशन हुआ था। वो पैसा बनाया उन्होंने, OMCs ने बनाया, पेट्रोल पंप्स वालों ने बनाया, डीलरों ने बनाया, एजेंटों ने बनाया। ये बनाने के बाद अब वो क्या कहते हैं जनाब कि पेट्रोल की इंक्वायरी आ गई है, और उसमें ये पता चलता है कि पाकिस्तानी अवाम का 25-30 अरब रुपया इनकी जेब से निकाल लिया गया है। लेकिन ये नदीम बाबर साहब बंदे बड़े ईमानदार हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सारी गवर्नमेंट जो है उनको डिफेंड करने पे तुली हुई थी कि जनाब ये ठीक कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, जब आपको ये JIDC का केस हुआ, फिर ये गैस की शॉर्टेज, LNG की सप्लाई ना करने पे थी, मल्टीपल केसेस थे। सो मुझे ज़रा समझा दें कि भाई साहब ये 25-30 अरब रुपया कोई हवा से फरिश्ते आए थे वो निकाल के ले गए। अगर नदीम बाबर साहब के, असद हयाउद्दीन साहब के इनके नोटिफिकेशन, इनके पॉलिसीज, इनके डिसीजन की वजह से लोगों को आके यहाँ पेट्रोल की वजह से पैसा निकल गया है, लोगों की जेबों से निकल गया, कोविड के दिनों में निकला है, जब एक एक रुपया आप एक तरफ 7 या 12 अरब रुपए आप एहसास प्रोग्राम के जरिए कैश डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे भंगड़े डाल रहे थे, जो हमने 12 बिलियन रुपीज़ आज तक हमें बताते हैं लोगों को, और दूसरी तरफ 25 बिलियन रुपीज़ खुद आपकी रिपोर्टें कह रही हैं आपने उनकी जेबों से निकाल लिया लोगों की। अगर इसने कुछ गलत नहीं किया, मुझे ज़रा समझाएं, नदीम बाबर साहब हैज़न्ट डन एनीथिंग रॉन्ग। अगर कुछ गलत चीज़ें इन्होंने नहीं की फिर हटाया क्यों क्या? नहीं, जब इंक्वायरी हो रही, जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती तो अगेन उस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। 1 साल लगा है पहली इंक्वायरी को होते हुए, अब एक और इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो डिटरमिन करेगी नदीम बाबर साहब को कोई कसूर है। इंक्वायरी के नतीजे में तो निकाला गया कि नहीं, इंक्वायरी किस बात की? सर वही बता रहा हूँ ना, आवाम को चूना लगाने के लिए सबसे और ये इंक्वायरीज और कमीशन जिसको PTI सबसे ज्यादा बुरा भला कहती रही है कि इनका कभी कोई नतीजा नहीं निकलता, और बार बार यही इंक्वायरीज और कमेटीज और फिर उन्हीं इंक्वायरीज के नतीजे में आने वाले लोग जो हैं वो हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर होते हैं। जी का अभी कल हम शेयर करेंगे कि अभी ये क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ, कि सिर्फ ये वक्ती तौर पे अभी नदीम बाबर साहब को हटाया गया और बताया जाता था असद हयाउद्दीन साहब को सस्पेंड किया गया है। मगर अभी भी मैं देख रहा था इजाज़ुल हक साहब ने फॉर एग्जांपल जो एक बड़ा खौफनाक किस्म का सख्त किस्म का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का लिखा है कि जनाब ये वो बातें जो हम भी करते रहे हैं कि जी इनके बोर्ड्स गलत हैं, इनको 2-2 साल से एक्टिंग चार्जेस पे रखा गया था, और ये 5-7 इनके बड़े लैप्सेस हो चुके हुए हैं। कभी गैस की शॉर्टेज हो जाती है मैन मेड, इनकी गलतियों की वजह से। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अभी भी उमर अयूब साहब एक तो बचे हुए हैं,
दूसरा ये कि सारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का मेरा ख्याल ऑडिट होना चाहिए, ये तमाम का होना चाहिए, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में नहीं नज़र आ रहा ये जहाँ से ईंट उठाते हैं, जिस तरह ये मुहावरा इस्तेमाल कर रहे थे, नीचे से गन निकल रहा है, तो ये सारी मिनिस्ट्री का होना चाहिए। और अभी हमें नहीं पता कि इसकी टीम चेंज कब होगी, और इन लोगों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो पहले हो चुकी है, अब इनको सजाएं देने का टाइम आ गया है, कुछ करना चाहिए। और एक और स्टोरी है जो कि कल ब्रेक करेंगे कि अभी रिसेंटली ये 27 अरब रुपया का साहब 27 मिलियन डॉलर जो है एक्सेस पेमेंट जो है वो एलएनजी सप्लायर्स को ना करते रहे हैं, पीएसओ करती रही है। और जिन साहब ने फ्लैग किया, ये ब्रॉडशीट के बराबर की है ना, कि जिसने फ्लैग किया है जनान गिलानी साहब ने, और उसको फारिग कर दिया। और अब जो है ना इसकी तफसीलात ये कल स्टोरी, ठीक है, कल इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बताया जा रहा है, बिल्कुल। और अहम बात ये है कि जिस तरह के स्कैंडल्स, जिस तरह की बातें हुकूमत को लेकर सामने आ रही हैं, हुकूमत को डेफिनेटली इन चीज़ों को जवाब देना पड़ेगा। इस तमाम करप्शन ज़्यादा लोगों की और करप्शन की कहानियों के अंदर जो स्टोरीज हैं, जो ट्रूथ्स अनफोल्ड हुए हैं, उनको बाहर लेकर आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। आमिर मतीन, रऊफ क्लास्ट्रा, मद्दे मुकाबिल में इनका तज्जिया आप सुन रहे थे। कल फिर हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए।